सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर एक दिन पहले ही दशहरा पर्व मनाया गया। बात करेंगे जोधपुर में दशहरा के दिन शोक क्यों मनाया जाता है। वहीं देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बात करेंगे केरल के 129 साल पुराने विवादित बांध की। देश भर में 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशहरा के पर्व मनाया जाएगा। 9 दिनों तक धूमधाम से शारदीय नवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया। वहीं 10वें दिन दशहरा को लेकर तैयारियां पूरी हो गईं। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दिन पहले ही दशहरा पर्व मनाया गया। जबलपुर में 5 दिन चलने वाला दशहरा पंजाबी दशहरा के साथ शुरू होता है। जबलपुर में पंजाबी दशहरे के मौके पर शहर के आयुर्वेदिक कॉलेज में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बुराई के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस मौके पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंजाबी हिंदू समुदाय ने शुक्रवार को दशहरा मनाया। ये समुदाय एक दिन पहले ही दशहरा मनाता है। परंपरा के मुताबिक पिछले 7 दशक से नवरात्र के 9वें दिन दशहरा मनाया जाता है। 7 दशक से अधिक हो गए, 72वां वर्ष है। तो ये अपने आप में एक आप देख सकते हैं कि कितना पुराना गौरवशाली इतिहास है। जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा रखी थी, उसको आज नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ा करके। देखिए, पंजाबी दशहरा ये जबलपुर की शान है। और जिस तरह से सभी को पता है कि पंजाबी दशहरा हर साल 9वीं वाले दिन मनाया जाता है, और जो जबलपुर का मुख्य दशहरा है वो 10वीं वाले दिन मनाया जाता है। इस तरह से जबलपुर की जनता है जो दोनों दिन जबलपुर का आनंद ले सकती है। हम पंजाबी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम लोगों को बचपन से ही बहुत इंतज़ार रहता है पंजाबी दशहरे का। रावण, उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के जलते हुए पुतलों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई और रंगारंग आतिशबाजी हुई। समारोह में शामिल लोगों ने आयोजित उत्सव को लेकर अपना उत्साह व्यक्त किया। हमने इस रावण दहन के बारे में बहुत बार सुना है, पर हम यहाँ पर पहली बार आए और हमें बहुत आनंद आया। 75 फुट के रावण को देख के हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हम देख के। बहुत इसकी खूबी सुनी थी दशहरे की हमने, हर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से और बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से जबलपुर का एक सामान्य तरीके से बनाया जाता है, जिसे लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और मेरे को लगता है कि शायद मध्य प्रदेश में ये इस प्रकार का जो आयोजन पंजाबी हिंदू एसोसिएशन जो करता है, वो शायद कहीं वो देखने को नहीं मिला है। क्योंकि हर समाज के, हर तत्व के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एकदम खुशी से रहते हैं। और इस बार तो आतिशबाजी जो हुई है, शायद कहीं पे भी इतनी ज़्यादा देर के लिए और इतनी अच्छी आतिशबाजी नहीं हुई। और 75 फुट का रावण जो अभी तक का मिसाल है, जो अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसको माना गया है, वो है 75 फुट का रावण, जिसका दहन किया गया था। देश भर में दशहरा शनिवार को मनाया जा रहा है। भले ही पूरे देश में दशहरा का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में दशहरे के दिन शोक मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक तबका रावण को दामाद मानता है और अपने दामाद के दहन को शोक के रूप में मनाते हैं। यहाँ रावण के वंशजों का मानना है कि रावण एक महान योद्धा है और विद्वान थे। उनकी मृत्यु मानवता के लिए एक बड़ी क्षति है। साथ ही रावण की प्रतिमा को जलाना उनके पूर्वज का अपमान करना है। यही वजह है कि वो दशहरा के दिन शोकाकुल रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दशहरे के दिन देश भर में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर में श्रीमाली समुदाय के लिए ये दिन शोक का होता है। ये समुदाय लंका के राजा का वंशज होने का दावा करता है। समुदाय ने रावण का भव्य मंदिर बनवाया है। उनके लिए दशहरा शुद्धि की पूजा करने का दिन है। दसवें दिन शोकाकुल होते हैं, क्योंकि वो रावण हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारा गोत्री था, सगोत्री था। तो हम उस दिन शोक होते हैं और रावण दहन के पश्चात हम वापस जनेऊ बदलते हैं, स्नान करते हैं, जनेऊ बदलते हैं, ये प्रायश्चित करते हैं हम। समुदाय का मानना है कि रावण की भक्ति से उन्हें ताकत और ज्ञान मिला है।
यहाँ के लोग भगवान शिव के भक्त के रूप में रावण की विरासत को बनाए रखे हैं। हम जो है इनके दर्शन करने से हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, कोई चीज़ सीखते हैं तो दिमाग के अंदर मस्तिष्क में इतनी शीघ्र वो आती है और याददाश्ती इनसे बढ़ती है। इसी प्रकार जो भी संगीतज्ञ है वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके जो संगीत में प्रकृति होती है। रावण का ज्ञान जो है एक ऐसा ज्ञान था जिसका हम विवरण स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा ज्ञान तो हम ले नहीं सकते, मगर उनके जो है गुणों को जो है हम ग्रहण करते हैं और करते रहेंगे। जितना कहा जाए वो कम है। वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और बहुत ही ईश्वर भक्त, शिव भक्त। शिव उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने खूब सारे वरदान उनको दिए थे और उन्हीं की शक्तियों की वजह से वो इतना महान हुआ। परम शिव भक्त था और देवी खरानना का बहुत बड़ा भक्त, पुजारी और उपासक। माना जाता है कि रावण का विवाह राजकुमारी मंदोदरी से हुआ था, जो जोधपुर की रहने वाली थी। सहो मृगुं सर्वत्र स्मृत्वात् तष्टत्तासांगोलम् पुरुष एवेदगुं स्वरं जगूतम् यच्छभागम्। मान्यता है कि रावण की बारात से कुछ लोग जोधपुर में बस गए थे। वही अब श्रीमाली गोदा ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। हार के डर से सरकार बार बार निकाय चुनाव को टाल रही है। विपक्ष के इन आरोपों के बीच थामे सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह और बढ़ा दिया है। वहीं निकाय चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। विपक्ष लगातार निकाय चुनाव कराने की सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार विपक्ष की इस मांग को पूरा नहीं कर पाई है। इस बीच सरकार ने प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह और बढ़ाकर निकाय चुनाव पर छाई धुंध और गहरी कर दी है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के परीक्षण के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीना और बढ़ा दिया है, जिस पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार पर निकाय चुनाव से भागने का आरोप भी लगाया जा रहा है। अभी ऐसा था कि जो ओबीसी को लेकर के जो चिंताएं बढ़ रही थी, उस चिंता को दूर करने का कि किसको ओबीसी माना जाए, जो बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर ओबीसी माना जाता है या उसको माना जाए नहीं माना जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य प्रदेशों से, क्योंकि ओबीसी एक ही राज्य का माना जाएगा। जो हिमाचल का ओबीसी हो यहाँ नहीं माना जाएगा, इसलिए इसमें गहन चिंतन की आवश्यकता है और एक बैठक। इसीलिए तो हम इसे साम दाम दंड भेद की सरकार कहते हैं, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है निकाय चुनाव कराने की। कभी कोई बहाना दिया जा रहा है, हाईकोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। 1 साल से यहाँ निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, डबल इंजन और प्रचंड बहुमत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और हर कोशिश की जा रही है चुनावों को पीछे धकेलने की, क्योंकि प्रदेश में इनके अनुकूल वातावरण नहीं है। इनको पता है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो गए तो इनके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी, सुपड़ा इनका साफ हो जाएगा। इसलिए ये कभी 4 धाम यात्रा का बहाना बना रहे हैं हाईकोर्ट के सामने, कभी आपदा का बहाना बना रहे हैं, तो कभी लोकसभा चुनाव का बहाना बना रहे हैं और लगातार पीछे धकेल रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि प्रवर समिति में सब कुछ इनकी चले। विपक्षी दल के नेताओं को शामिल ही क्यों किया आपने प्रवर समिति में? और लगातार जो मुख्य सचिव हैं वो टाइम बढ़ाती चली जा रही हैं। प्रवर समिति का एक समय सीमा होनी चाहिए, एक टारगेट डेट होनी चाहिए और तब तक इनको निर्णय लेना चाहिए। आप महीने भर में 1 या 2 बैठक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगाकर आपकी ओर देख रही है कि कब निकाय चुनाव होंगे। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति की लगातार हमने 3 बैठकें की हैं और जो भी हमारी अंतिम तीसरी बैठक हुई थी
उसमें समिति ने ही तय किया है कि जो हमारा चुनाव ड्यू है नगर निकायों का, उसको हम 2011 की जनगणना के आधार पे ही कराएंगे। और आप भी ये भी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पे 2018 का निकाय चुनाव हुआ था। ठीक उसी पैटर्न पे 2018 के पैटर्न पे हमारा ये चुनाव भी अब ये जो प्रवर समिति ने कहा है वो हम कराएंगे। आपको बता दें कि गैरसैंण के विधानसभा सत्र में उत्तराखंड विधेयक 2024 के ओबीसी आरक्षण पर प्रवर समिति का गठन किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में पक्ष विपक्ष कर 6 विधायक प्रवर समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। समिति की बैठक में 2011 की जनगणना के आधार पर निकाय चुनाव कराने का फैसला भी लिया गया था। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 10 नवंबर को निकाय चुनाव का कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच भाजपा के ही विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी की जो डीपीआर अधिकारियों को दी गई थी वे पूरी तरह से बदल दी गई। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। वहीं विधायक के इस बयान ने विपक्ष को लगे हाथ एक और हमले करने का मौका दे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हो सकता है थोड़ा अधिकारियों का अपना अपना कार्य करने का स्टाइल होता है, शैली होती है, तो थोड़ी समय लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नगर निगम में तो मैं कहूँ आपको कि बंसल जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है, जिसकी बात सरकार कर रही है। धरातल पे तो शहर बद से बदतर नजर आ रहा है। और जो अव्यवस्थाएं स्मार्ट सिटी के नाम पे राजधानी देहरादून की जनता ने झेली वो अलग से, और बाहर से आने वाले सैलानी भी, श्रद्धालु भी, आने वाले अन्य लोग भी ढूंढ रहे हैं कि वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। टॉर्च से भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जनता की गाड़ी कमाई स्मार्ट सिटी के नाम पे लुटाई गई, वो खर्च कहाँ हुई उसका कुछ अता पता नहीं है। हम लगातार करें स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और विपक्ष के आरोपों पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी। अब भाजपा के ही पूर्व मेयर और वर्तमान विधायक पत्र लिखे कह रहे हैं कि डीपीआर के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई है। पूर्व में इनके नगर निगम के मेयर भी कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है। राजपुर के विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। अब किस बात का इंतजार कर रही है प्रदेश सरकार? आखिर जो है भ्रष्टाचारियों को किसका संरक्षण है और किसके संरक्षण में भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये प्रदेश की जनता को और राजधानी की जनता को जानने का हक है। स्मार्ट सिटी निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। देखो, ऐसा है, स्मार्ट सिटी के जो काम शुरू हुआ था तब से लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल होने के नाते इनके विकास कार्यों पर बार बार सवाल उठाते रही है। अब आलम ये है कि जब हमारी बात नहीं सुन करके वो काम रुके पड़े हैं तो निस्संदेह बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी सवाल उठाएंगे, और जो काम खराब हो रहा तो उसमें सवाल उठाना वाजिब है। पर हमें तो इस बात का अच्छा लग रहा है कि कम से कम बीजेपी के कुछ विधायक इन बातों के ऊपर बात तो उठा रहे हैं। नहीं तो क्षेत्रीय दल होने के नाते हम हर क्षण में उनके साथ इनको रोकने की, इनको सही दिशा निर्देश बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार, खासतौर पर धामी सरकार के जो है इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। कुल मिलाकर प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें प्रशासकों के हवाले करने के करीब 1 साल भी निकाय चुनाव की स्थिति को साफ नहीं किया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा तो कर रही है, लेकिन समय पर चुनाव न करा पाने भी सरकार की ही विफलता को दर्शाता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है? क्या सरकार केदारनाथ उपचुनाव के बाद ही निकाय चुनाव पर मंथन करेगी? आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जो अपनी मर्जी से डीपीआर को बदल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। 10 अक्टूबर 1895 में खोला गया केरल में इडुक्की जिले का मुल्लापेरियर बांध इतिहास, वास्तुकला और राजनीति की सीख देता है। 176 फीट ऊंचा ये 129 साल पुराना बांध पेरियार नदी पर बना है। कर्नाटक के तुंगभद्रा बांध के अलावा मुल्लापेरियार ही देश का एक ऐसा बांध है जिसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों ही बांध सुर्खी मोर्टार के इस्तेमाल करके बनाए गए थे। ये मोर्टार चूना, सुर्खी और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। इस साल अगस्त में तुंगभद्रा बांध का एक गेट बह जाने से बांध की सुरक्षा को लेकर केरल में पहले से ही भड़की आग ज्यादा भड़क गई। देखिए रिपोर्ट।
10 अक्टूबर 1895 को खोला गया केरल के इडुक्की जिले का मुल्ला पेरियार बांध इतिहास, वास्तुकला और राजनीति की सीख देता है। 176 फीट ऊंचा ये 129 साल पुराना बांध पेरियार नदी पर बना है। कर्नाटक के तुंगभद्रा बांध के अलावा मुल्ला पेरियार ही देश का ऐसा बांध है जिसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों ही बांध सुर्खी मोर्टार का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। ये मोर्टार चूना, सुर्खी और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। इस साल अगस्त में तुंगभद्रा बांध का एक गेट बह जाने से बांध की सुरक्षा को लेकर केरल में पहले से ही भड़की आग ज्यादा भड़क गई। मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, लेकिन इसकी देखरेख और रखरखाव पड़ोसी राज्य तमिलनाडु करता है। इस बांध को अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी के मदुरई के इलाके में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बनाया था। बांध की मजबूती को लेकर सवाल सबसे पहले 1979 में उस वक्त उठे थे जब इलाके में हल्के भूकंप की वजह से इसमें दरारें आ गई थीं। इसे लेकर केंद्रीय जल आयोग को दखल देना पड़ा और बांध के स्ट्रक्चर की जांच करनी पड़ी। एहतियात के तौर पर आयोग ने वाटर लेवल को 142 फीट से घटाकर 136 फीट करने का सुझाव दिया। ഇത് തമിഴ്നാടിനും ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ ഇത് തമിഴ്നാടിനും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം ഈ ഡാം തകർന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയ തമിഴ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് വെള്ളം കിട്ടും? അത് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക്. അവർ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം മാത്രമാണെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. केरल में नया बांध बनाने को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है क्योंकि मौजूदा स्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं हैं। तमिलनाडु सरकार नया बांध बनाने का विरोध कर रही है। उसने चेतावनी भी दी है कि अगर मुल्ला पेरियार रिजर्वोयर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को स्टेक होल्डरों की तरफ से नहीं माना गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का